अरे मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्या जादू हो रहा है भैया कि हर कोई टूट टूट के जा रहा है। एक अभी कल परसों ही दिनेश अग्रवाल जो हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उसके अलावा जितने भी विधायक हैं पुराने पुराने दिग्गज विधायक भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में कुछ जादू ऐसा है कि क्या हो रहा है? दिनेश धने ने नए कपड़े सिलवाए, वो टिहरी से अपने लोगों को लेकर आ गए, खांड गांव ऋषिकेश में उनके गांव के लोग उनको लाए और हमारे गांव में भी उनके बहुत सारे गांव के लोगों को वो भी आ गए। देहरादून में बड़ा जमावड़ा लगा है कि भाई दिनेश धने की आज जो है मंत्रिमंडल में जो है एंट्री हो रही है। और हरीश रावत चूँकि मुख्यमंत्री पद की रेस में थे तो हरीश रावत ने कंफर्म करवाए कि दिनेश अग्रवाल का नाम लिस्ट में है या नहीं है, कि भाई जब हरीश रावत को आप जो है मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो उनकी टीम के लोगों को आपको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। फिर जो है बहुत कसमकस हुई, लोग दिनेश अग्रवाल के घर में खड़े थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि दिनेश अग्रवाल की जो है शपथ होनी है, क्योंकि दिनेश नाम वहाँ से चल पड़ा था। और कितनी बड़ी बात है कि कपड़े दिनेश धने सिलवा के लाए और शपथ ग्रहण जो है दिनेश अग्रवाल का हो गया। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इन दिनों पूरे भारतवर्ष में कुछ और चर्चा हो ना हो, लेकिन चुनाव की जगह जगह हर गली में चर्चा है। और उत्तराखंड में खासकर क्योंकि 5 लोकसभा सीट है, हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा 5 सीट लेके आ रही है, कोई कह रहा है कि इस बार निर्दलीय आ रहे हैं ज़्यादा, कोई कह रहा है कि कांग्रेस भी बाजी मार सकती है। तो तरह तरह की बातें चल रही है। आज हम सटीक पॉलिटिकल विश्लेषण हम लोग करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है तर्कों के आधार पर। हमारे साथ हमारे पुराने भाई भी हैं, गजेंद्र रावत जी, और तमाम आपने डिबेट्स वगैरह में देखा भी होगा इनको। पहले पत्रकार थे, आजकल पॉलिटिकल विशेषज्ञ बने हुए, चुनाव का दौर है। भाई जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग लोग चर्चाएँ कर रहे हैं कि कोई कह रहा है 5 सीट आएगी, कोई कह रहा है कि निर्दलीय जीत रहा है। एक तरफ जो टिहरी से बॉबी पंवार लड़ रहे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो अच्छे मार्जिन से लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उमेश कुमार भी लेके आ रहे हैं निर्दलीय। कोई कह रहा है कि कांग्रेस भी ला सकती है भैया, जो इंडिया अलायंस बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों पुराने, चाहे वो अभी करंट के विधायक रहे हों, पुराने विधायक रहे हों, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हों, चाहे नगर निगम के रहे हों, सब टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्या जादू हो रहा है भैया कि हर कोई टूट टूट के जा रहा है। एक अभी कल परसों ही दिनेश अग्रवाल जो हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उसके अलावा जितने भी विधायक हैं पुराने पुराने दिग्गज विधायक भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में कुछ जादू ऐसा है कि क्या हो रहा है? चूँकि आपने दिनेश अग्रवाल का जिक्र किया तो उनका एक बहुत शानदार किस्सा मैं बताना चाहता हूँ आपको, और शायद इस प्रदेश के लोगों को पहली बार वो किस्सा मालूम होगा। हुआ ये कि जब 2012 में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और अनाउंस हुआ कि विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर होंगे, और विजय बहुगुणा ने उस दौरान उसकी भूमिका भी बनाई कि कैसे कैसे जो है आप बिना कुछ किए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हुआ क्या कि विजय बहुगुणा देहरादून से जो है दिनेश धने को, जो समय निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, उनको दिल्ली ले गए, उनको सोनिया गांधी से भेंट कराई गई और दिनेश धने का बयान दिलाया गया कि वो सिर्फ विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनने के लिए ही जो है समर्थन देंगे। उसके बाद वो देहरादून आ गए, तमाम तरह की बातें हुई और अखबारों में टीवी में खबरें चलने की दिनेश जो है धने मिनिस्टरशिप संभालने वाले हैं। और जो कांग्रेस ने भी की तरफ से जो नाम आए उसमें भी आया कि भाई जो है दिनेश धने मंत्री बनने वाले हैं। दिनेश धने ने नए कपड़े सिलवाए, वो टिहरी से अपने लोगों को लेकर आ गए, खांड गांव ऋषिकेश में उनके गांव के लोग उनको लाए और हमारे गांव में भी उनके बहुत सारे गांव के लोगों को वो भी आ गए। देहरादून में बड़ा जमावड़ा लगा है कि भाई दिनेश धने की आज जो है मंत्रिमंडल में जो है एंट्री हो रही है। तो एक राजधानी वेडिंग पॉइंट है उनके गांव के लोगों का, तो वहाँ पर जमावड़ा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। इस बीच जो है हरीश रावत ने इंटरप्ट किया, और हरीश रावत चूँकि मुख्यमंत्री पद की रेस में थे तो हरीश रावत ने कंफर्म करवाए कि दिनेश अग्रवाल का नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो फिर वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद से लेके अहमद पटेल से लेके और सोनिया गांधी की बात इंटरप्ट हुई कि भाई जब हरीश रावत को आप जो है मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो उनकी टीम के लोगों को आपको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। फिर जो है बहुत कसमकस हुई, लोग दिनेश अग्रवाल के घर में खड़े थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि दिनेश अग्रवाल की जो है शपथ होनी है, क्योंकि दिनेश नाम वहाँ से चल पड़ा था। उसके बाद तो देखने को मिला कि दिनेश अग्रवाल घर में बिना तैयार हुए बैठे थे। उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं, तो पता चला कि वही जो राजभवन से फ़ोन गया वो दिनेश धने को गया है और दिनेश अग्रवाल के लिए नहीं था। लेकिन हरीश रावत ने उस दिन अपनी ताकत दिखाई और उस ताकत का परिणाम था
कि उसके करीबन आधा घंटे बाद राजभवन से दिनेश अग्रवाल को फ़ोन आ गया कि आज आपको मंत्रिमंडल की शपथ लेनी है। तो फिर जो बहुगुणा कैंप था वहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन चूँकि हरीश रावत का जो कद था उस समय हरीश रावत के कंधे पर ही कांग्रेस जीत कर आई थी, तो ये डिसाइड हुआ कि मंत्रिमंडल की एक सीट तो खाली रखी जाएगी, चूँकि उस समय हरक सिंह भी बाहर थे। और फिर ये तय हुआ कि दिनेश अग्रवाल शपथ लेंगे। अब आप बताइए कि जो दिनेश अग्रवाल 2 दिन पहले भाग गए और जो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, मेरी कोई बगत नहीं थी, मुझे पूछा नहीं गया, मैं फलाना था, तो ये इतना बड़ा किस्सा इस प्रदेश की राजनीति में कि कपड़े दिनेश धने सिलवा के लाए। लेकिन उसमें तो हरीश रावत को भी गरिया रहे हो कि हरीश रावत परिवारवाद कर रहे हैं। मैं अभी बयान देख रहा था दिनेश अग्रवाल का। कई बार क्या होता है कि ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो एक सत्य कथा है, जो इन्हीं के बीच की जो घटनाक्रम है, वो कभी नहीं बता सकते कि ये सब उनके साथ हुआ। और कितनी बड़ी बात है कि कपड़े दिनेश धने सिलवा के लाए और शपथ ग्रहण जो है दिनेश अग्रवाल का हो गया। और बाद में आपको ध्यान होगा कि जब इस प्रकार की चीज़ें आई तो हरीश रावत ने फिर अपना दम दिखाया, गोविंद सिंह कुंजवाल को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया, अपने लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करवाया। और बाद में जब अमृता रावत को की बर्खास्तगी हुई, जब वो सतपाल महाराज जो है कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो अमृता रावत को बर्खास्त किया गया और दिनेश धने भी बाद में हरीश रावत की कृपा से ही मंत्री बने। तो ये एक इस प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण है कि हरीश रावत को आज के बारे में जो भी कहा जा रहा हो कि उनके परिवार के कितने लोग हैं या नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि दिनेश अग्रवाल उनकी जिद पर मंत्री बने और दिनेश धने भी उन्हीं की कृपा से बने। और आज दिनेश धने और दिनेश अग्रवाल वो दोनों लोग जो हरीश रावत की कृपा से जो है मंत्री बने, वो दोनों भाजपा में चले गए। आज इनकी जो ख्वाहिशें होंगी, फरमाइशें होंगी, शायद पूरी नहीं हो रही है, या फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस प्रकार से पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बातें आ रही हैं, क्या दिनेश धने की भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनके कारण वो परेशान रहे होंगे, या फिर जो दिनेश अग्रवाल के बारे में बताया कि उनके बेटे का भी उनके ऊपर प्रेशर था, वो कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस को लेकर उनको बहुत सारी परेशानी हो रही हैं। दिनेश अग्रवाल लगातार 2 विधानसभा के चुनाव हार गए, दिनेश धने भी लगातार मंत्री होने के बाद लगातार 2 बार हार गए, उसके बाद जो है दिनेश अग्रवाल मेयर का चुनाव भी हार गए। तो ये दोनों जो दिनेश आज वहाँ पर हैं, उनका वहाँ पहुँचने का आज भले ही उनको लग रहा हो कि भाजपा में चले गए, लेकिन जो मेकिंग ऑफ ए मिनिस्टर उन लोगों के लिए था, उसके पीछे हरीश रावत की ताकत थी। और आज वो अपने जिन भी पर्सनल कारणों के कारण होंगे, उनको आने वाले समय में मुझे लगता है कि मालूम हो जाएगी वो कहाँ पहुँचे हैं। क्या ईडी सीबीआई का डर इतना बैठ गया है, यानी कि जितने भी तमाम इनके बिजनेस होंगे, काम होंगे, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है? जो आज मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में कि सब ने हरक सिंह रावत को देखा है। आज बेचारे हरक सिंह रावत परेशान हैं, कब जेल चल जाएं कोई पता नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आप हरक सिंह रावत को भाजपा में ही देखें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, जो सत्ता है, सत्ता की ताकत हमेशा ऐसी जात। 1977 का जो आपातकाल था वो हमने नहीं देखा, क्योंकि हम तो उस समय बहुत छोटे थे। उस समय भी बताया जाता कि इसी प्रकार से सब जगह सेंसरशिप थी, मीडिया पे सेंसरशिप थी, जो विपक्ष के लोग थे उनको जेल डाला जा रहा था, और इसी प्रकार से बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लाकर जो है उनको कांग्रेस में शामिल करवाया जा रहा था। तो इस सत्ता का चरित्र और सत्ता का कोई विशेष बात अलग नहीं होती है। जिस दल की सरकार होती है वो अपनी मनमानी करता है और वो आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ आप बताइए कि 73 साल की उम्र में दिनेश अग्रवाल वहाँ क्या करने चले गए? वहाँ पर जो दिनेश धने हैं वहाँ पर क्या लेने गए? वहाँ पर किशोर उपाध्याय पहले से बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे हुए हैं। विजय पाल सजवाण को आपने देखा कि 5 बार के उनको जो है विधानसभा का टिकट मिला, 5 बार विधानसभा का टिकट मिला, 2 बार वो विधायक हो गए। अब वो जो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी अच्छी पार्टी है, तो अगर अच्छी है तो आप वहाँ इतने साल तक क्या कर रहे थे? राजू भंडारी मॉडल आप किस प्रदेश में देख रहे हैं कि राजू भंडारी जो उनकी सरकार में पहले भी मंत्री रहे, यहाँ रहे, आज वो विधायक पद से इस्तीफा देके वो भी आ गए फील्ड में कि भाई वो जो है वो भाजपा में चले गए, क्योंकि उनकी पत्नी की बहुत सारी जांचें हो रही हैं। उनकी पत्नी को 4 बार तो धामी सरकार ने बर्खास्त कर दिया, और महेंद्र भट्ट ने जो कहा था उनके बारे में कि भाई राजू भंडारी उनकी पत्नी को तो जेल जाना पड़ेगा, उन्होंने बहुत घोटाले कर गए। तो जो कल तक जिनको जेल जाने की आप बात कर रहे थे वो अब आपकी पार्टी में आकर शामिल हो गए। और वो तमाम लोग, मनीष खंडूड़ी को आप देख लीजिए, उनकी क्या मजबूरी थी? उनको बताना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप कुछ दिन पहले तो जो है पूरे प्रदेश भर में और पूरे अपनी उस लोकसभा क्षेत्र में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, धामी को गरिया रहे थे, यहाँ के डीजीपी को गरिया रहे थे, यहाँ की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े थे, और तमाम तरह की बातें कर आज कहाँ चले गए? तो ये सारे लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के कुछ ऐसे दंदपन हैं, जो व्यक्तिगत इनके व्यवसाय होंगे, जो कारोबार होंगे, जो तमाम चीज़ें हैं, इनको लग रहा है कि पिछले 10 साल में तो कुछ हासिल हुआ नहीं,
मोदी 1 सरकार आ गई, मोदी 2 सरकार आ गई, तीसरी की तैयारी चल रही है। और स्टेट के भीतर भी बैक टू बैक बीजेपी की सरकार आने से मुझे लगता है कि इन लोगों को अब लगा कि भाई बहुत संभावना है, वहाँ कुछ बची नहीं हुई, तो जाकर इस बीच अपना कारोबारी सेटल किया जाए। कुछ कमिटमेंट भी किए जा सकते हैं कि भाई आपको ये विधायक का चुनाव, ये विधायक प्रत्याशी यहाँ से घोषित करेंगे या मंत्री बनाएंगे या केंद्र में भेजेंगे। 2022 का चुनाव चल रहा था, एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। उसमें बड़ी शानदार बात थी कि दिनेश दने एक अपनी जो पार्टी थी उनकी, उस पार्टी के बैनर पे वो खुद लड़ रहे थे, उनका बेटा ऋषिकेश में लड़ रहा था और उनके 2-4 लोग और लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उनको फ़ोन किया प्रदेश स्तर से कि भाई आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हो, ऐसा होना नहीं कुछ, तो आप आके हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए और अच्छा होगा। आप पहले भी हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं, हरीश रावत सरकार में आपको मिनिस्टरशिप दी गई थी। तो दिनेश देने का जवाब था कि आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, आप भी एक पार्टी के अध्यक्ष हूँ, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अगर मैं आपकी पार्टी में आऊँगा तो ये बताओ कि कितने लोगों को टिकट दोगे आप। तो वो जो उनका घमंड था वो 7वें आसमान पे था। इसी प्रकार की बात उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऑफर किया था कि भाई आप एक मजबूत व्यक्ति उस सीट पर हैं, आप हमारे सिंबल पर लड़िए। तो उन्होंने उस समय भी उसको डिनाई किया, लेकिन बाद में आपने उनके बेटे को लड़ते हुए देखा। उनके बेटे को आपने देखा कि ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष के दरवाजे पे कैसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके पुतले फूंक रहे थे और किस प्रकार से उनके खिलाफ मुकदमा किया उन्होंने हाईकोर्ट के भीतर। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि उनका बेटा उन्हीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पैर छू रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल कह रही है मेरा बड़ा बेटे के समान है। अच्छा, जो एक चीज़ थोड़ा और मैं समझना भी चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि आपने 2 चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं विधानसभा का, दोनों का रिजल्ट आपने देख लिया। क्या भाजपा को इस बार थोड़ा डर था, क्योंकि मोदी जिस समय नारे लगाए जाते थे, मोदी की फ्रेंड फॉलोइंग कम हो गई थी, जो ये हथकंडा अपनाना पड़ा? क्योंकि पिछली बार तो नहीं देखा था कि भाई आया राम गया राम तो लगा रहता था, लेकिन इस बार तो गया गया राम है, आया राम कुछ नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है, तो उसके मूल में जो सवाल है उसके लिए आपको जो है विकिपीडिया में जो है अमित शाह के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अमित शाह ने गुजरात के अंदर क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने जो विपक्ष के जो नेता होते थे उनके नीचे के जो उनकी पूरी ताकत होती थी, उनके कार्यकर्ता होते थे, उनको एक एक करके अपनी पार्टी में शामिल करवाया और उसकी पूरी टीम खा गए। ये मॉडल पूरे देश में चला और ये मॉडल आया उत्तराखंड में 2016 में, जब वो अचानक से 9 विधायकों को लेकर चले गए। उससे पहले सतपाल महाराज को लेकर चले गए, चुनाव के दौरान यशपाल आर्य को लेकर चले गए और भी तमाम लोग वहाँ जाते रहे। आपने देखा कि जो आज की तारीख में भाजपा की जो सरकार चल रही है प्रदेश में, अगर उनके पास 47 विधायक हैं तो उनमें से 37 ऐसे लोग हैं जो विभिन्न समय में दूसरे दलों पर रहे। तो अब आप कहाँ से मजबूत हो? मजबूत भाजपा वहाँ से हुई जहाँ उसने कांग्रेस को तोड़ा, वो खुद मजबूत नहीं हुए, वो दूसरे को तोड़कर मजबूत हुए हैं। और आज भी जो आपको दिख रहा है कि भाई जब आपको लग रहा है कि चारों तरफ राम लहर है, राम राज की बात हो रही है, सब चकाचौंध आपको दिखाई दे रहा है, तो उन भ्रष्ट और महाभ्रष्ट लोगों को आप अगर अपनी पार्टी में ला रहे हैं, जिनके खिलाफ आपके कार्यकर्ता लड़ रहा था, आपके जो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी थे वो लड़ रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। और आज तो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता था, जो दरी बिछाने वाला था, जिन लोगों ने उस पार्टी को 2 सांसदों से आज 300 पर लेकर आए, उनकी पूछ खत्म हो गया। एक ऐसा सिस्टम वहाँ डेवलप हो गया कि आज भाजपा के भीतर ही 2 प्रकार की भाजपा खड़ी हो गई। उन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि जिन जोत सिंह बिष्ट को हम परसों तक गरिया रहे थे, आज उनके प्रवक्ता बना दिए गए। आज जो जोत सिंह बिष्ट जो है कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। तो ये सारे लोगों को आम जनता जो है मुझे लगता है कि खुली आंखों से देख रही है। और जो आपने कमिटमेंट की बात की कि जो बीजेपी में लाए जाते कैसी कमिटमेंट की जाती है, तो ये लोग 2017 के चुनाव से कुछ समय पहले केदार सिंह रावत को ले गए, इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया और ये बताया जाता है कि जेपी नड्डा ने उनसे कमिटमेंट करी कि भाई उन सर्वेज में आप जीत रहे हैं लेकिन आप हमारी पार्टी से लड़िए, आप वहाँ लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपकी पार्टी में आता तो क्या होगा, तो उनसे एक कमिटमेंट की गई कि जब आप जीत कर आओगे तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। वो 5 साल तक विधायक बनते रह गए, उनको कभी नहीं पूछा गया और दोबारा नड्डा के नज़दीक भी वो नहीं जा पाए कि भाई आपने इस प्रकार से हमसे जो है वायदा किया था। प्रीतम पंवार आपके सामने एग्जाम्पल है। प्रीतम पंवार धनौल्टी से जो है निर्दलीय MLA थे, उससे पहले 2 बार वो जो हैं यमुनोत्री से थे। उनको भी जब भाजपा में ज्वाइन कराया गया तो उनके बारे में यही कहा जाता है, उनके भी यह कहा कि धनौल्टी में आप बहुत मजबूत हैं, आप अच्छी तरह जीत सकते हैं, आप हमारे सिंबल पर लड़िए और उसके बाद हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। अच्छा, 2 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन आज प्रीतम सिंह को पता है प्रीतम सिंह कहाँ है। तो ये जो नए लोग आ रहे हैं ये किसी कमिटमेंट के ऊपर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो।
खाली डर के कारण आ रहे हैं। डर के कारण, ये मुझे ऐसा भी लगता है कि ये डर के साथ साथ इन लोगों को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इनको लग रहा है कि देश भर में केजरीवाल को जेल डाल दिया, संजय सिंह को चले गए, फलाने चले गए, खूब सारे लोगों पे मुकदमा हो रहा, हेमंत सोरेन को डाल दिया गया, तमाम जो बातें हो रही है, तो इनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके भी कुछ जो पाप पुण्य की कहीं गठरी बाहर आ जाए और इसका इनको नुकसान हो। भारत मुक्त कांग्रेस का एक नारा मैं देखता था, ये कांग्रेस मुक्त भारत करके। अब तो भाजपा ही खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। अंतर्कलह होने की कितनी संभावना? अभी तो चलो आ रहे हैं जो पुराने, आपने जैसे जिक्र किया था कि दरी उठाने वाले लोग हैं, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, भाई अगर घर में कोई नया सदस्य आता है कहीं और से जिसको आज तक गरिया रहे हो, तो मन में तो पीड़ा होती है। एक तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और ऊपर से जब इतने सारे लोग हो जाते हैं किसको टिकट दें किसको टिकट नहीं दें, अंतर्कलह तो होगी बाद में, अभी नहीं तो बाद में। क्या लग रहा है? हमने इस प्रदेश के भीतर भाजपा के विधायकों को यहाँ से दिल्ली दौड़ करते हुए देखा है। कभी 20 विधायक जा रहे थे कि खंडूड़ी को हटाओ, कभी 25 जा रहे थे खंडूड़ी को हटाओ, उन्होंने खंडूड़ी को हटा दिया। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बने तो निशंक को हटाने के लिए चले गए कि इनको हटाओ, वो भी हट गए, फिर दोबारा से खंडूड़ी बन गए। इस प्रदेश में हमने विजय बगुणा को भगाते हुए देखा कि विजय बगुणा को हटाओ, तो वो दूसरी वो भी चली गई। लेकिन आज जिस प्रदेश में देश चल रहा है, जो आपको बहुत असीम ताकत सरकार में दिखाई दे रही है, मतलब जिस प्रकार से मोदी को एक बहुत पावरफुल मतलब एक चेहरा दिखाया गया है, अमित शाह की ताकत दिखाई जा रही है कि आप जो है किसी की सरकार को गिरा सकते हैं, किसी की बना सकते हैं, किसी की बन बनाई सरकार को भी गिरा सकते हैं। ताज़ा एग्जांपल आपके सामने यहाँ हिमाचल वाला है कि हिमाचल में जो है मोदी की तमाम रैलियों के बावजूद सरकार तो आई नहीं, लेकिन नहीं आए तो उन्होंने 6 विधायक को लेके चले गए, वो 6 विधायक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो सिलसिला है चल रहा है कि आप कमिटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ताकत बढ़ाएंगे, किस ग्राउंड पे बढ़ाएंगे, तो ये जो वो आदमी अपने को ठगा महसूस करेगा, कुछ भी करेगा। नहीं, ये ताकत कब तक रहेगा? मेरा मूल सवाल ये था कि ताकत कब तक रहेगी? कभी ना कभी छटपटाहट तो होगी। जिसकी विचारधारा है, विचारधारा तो नहीं बदलेगी जिस जहाँ से आए हुए हैं। अभी आपने दिनेश अग्रवाल को सुना होगा, दिनेश अग्रवाल ने कहा कि विचारधारा कुछ होती नहीं है। तो आज वो 73 साल की उम्र में कह रहे विचारधारा कुछ नहीं होती है। इससे पहले आप उनको सुनते थे कि वो कांग्रेस विचारधारा के हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश के दौरान टिकट दिया, उत्तराखंड बनने के बाद बार बार टिकट दिया, उन्होंने नित्यानंद स्वामी जैसे मुख्यमंत्री को 2-2 बार हराया। अब विचारधारा है नहीं है, लेकिन जो माहौल है, जो एक टेरर का माहौल, जो डर का माहौल है, जो चारों तरफ आपको सब कुछ एक तरफा होता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए आज, आपने देखा होगा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, वो सतपाल महाराज को मिलने दिल्ली उनके घर पे गए। सतपाल महाराज ने 45 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खोला, हरीश रावत उनके दरवाजे पे बैठे रहे। उनकी ताकत थी। उनका सतपाल महाराज का बयान आता था तो सरकार उनके घर चली जाती थी दौड़ दौड़ के, मुख्यमंत्री उनके घर चले जाते थे, हमने अपनी खुली आंखों से देखा है। बयान आता था विजय बगुणा का तो पूरी सरकार हिल जाती थी। आज कहाँ है विजय बगुणा? मतलब इन सब लोगों की जो भूमिका, आपने सुबोध उनियाल को देखा। सुबोध उनियाल जब पहली बार विधायक चुने गए थे तो एनडी तिवारी सरकार में सलाहकार बनाए गए थे। सलाहकार क्या होता है, उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि पावर क्या चीज़ है, और उनका जो डंका बजता था, सत्ता में उनकी जो ताकत थी। विजय बगुणा मुख्यमंत्री थे तो सुबोध उनियाल के लिए कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है, क्योंकि उनकी चलती थी। वो सारे मतलब जिलों के 7-7, 8-8 जिलाधिकारी तो शाम को उनके घर पर डिनर पे बांटते थे। बड़े बड़े सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक उनके आना जाना था। वो उन्होंने साबित करके दिखाया कि वहाँ क्या दौड़ था। लेकिन जब से वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपने देखा कि दुर्गेश लाल उनके दरवाजे पे धरना दे रहा है। दुर्गेश लाल कह रहा है कि भाई इसने 18 करोड़ रुपए का रिश्वत खा ली, घूस को खा ली, भ्रष्टाचार हो गया। वो ताकत इनकी खत्म हो गई है। और अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो रहे हैं एक एक करके, तो आने वाले दौर में भाजपा इनको इस लायक बना देगी कि या तो ये भाजपा का ही जो है माला जपते रहेंगे, मोदी नाम की माला, अमित शाह की, धामी की या महेंद्र भट्ट की, या फिर भाजपा इनको इस लायक कर देगी कि ये चुनाव मैदान में जाने लायक नहीं बचेंगे। इनको इस प्रकार से एक्सपोज कर देगी या इस अंदाज में पन्ना प्रमुख बना देगी, जैसा आप देख ही रहे हैं कि आजकल मतलब जो बड़े डाला भी था, तू भी पन्ना मैं भी पन्ना, साथ में चूसते हैं गन्ना। वो क्या था कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान एक कविता थी, मैंने उसको थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश करी, मैं देखता हूँ अगर मेरे फ़ोन में कहीं, तो वो क्या है कि जो लोग बड़े बड़े मंचों पर बैठते थे, उन बड़े बड़े मंचों पर बैठते थे, उनके हाथ में आज एक पन्ना दे रखा है। विजय बगुणा पन्ना लेके खड़े हैं, सुबोध उनियाल पन्ना लेके खड़े हैं, जितने लोग वहाँ गए उनको पन्ना प्रमुख बना दिया गया। और पन्ना प्रमुख का मतलब वहाँ जो लेबल है, उन्होंने बता दिया कि अगर आपको यहाँ रहना है, आप कहीं भाग तो सकते नहीं, तो जब आप कहीं नहीं जा सकते तो आपको यहीं रहना, यहाँ रह के आपको वही काम करना पड़ेगा जो हमारा आदमी काम करेगा। तो ये असल बात है। इस बीच क्या लग रहा है, 5 सीट हैं, चलिए आपने बता तो दिया है किस प्रकार से गए हैं, ईडी का दर है, लेकिन जो चुनाव है वो
जनता देती है, वोट जनता देते हैं। जनता को भी दिख रहा है साफ साफ कि क्या हो रहा है प्रदेश में या पूरे देश भर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का डर दिखा के या एन केन प्रकार दिखाकर पांचों सीटों पर क्या लग रहा है, पांचों सीटों पर भाजपा आएगी कि कहीं पर कांग्रेस आएगी या कुछ निर्दलीय भी इसमें कर सकते हैं, जिस प्रकार का समीकरण चल रहा है? इस सब को होने में भी एक हफ्ते का और टाइम लगेगा और क्लियर पिक्चर आने में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, अभी वहाँ योगी आदित्यनाथ पड़ रहा है प्रधानमंत्री की रैली से। अब फर्क पड़े न करे, लेकिन उन्होंने तो भीड़ तो जुटानी है। वो अपनी तरफ से जो भी बात बोलने आएंगे, योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम बड़े नेताओं को यहाँ लाया जा रहा है, और वो यहाँ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के जो लोग हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे कि पिछले 10 सालों से आपने उनको वोट कास्ट किया है। इन 10 सालों में जो आपके 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से एक भी व्यक्ति का मैंने अभी तक ये बयान नहीं देखा, कोई भाषण नहीं सुना कि आप मुझे वोट दीजिए। वो सब कह रहे हैं मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी सरकार बनेगी। वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले कि हम क्यों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पिछले 10 साल के भीतर है आपका जो अगर कोई डिलीवरी सिस्टम होता, आपने कुछ काम किया होता, तो वो प्रत्याशी वहाँ जाके बताता कि भाई देखो, आपने पहले मेरे को मौका दिया तो मैंने आपको ये सब काम करके दिए, आज अगर आप मेरे को दोबारा मौका दोगे तो मैं ये काम करके दूंगा। तो वो सब नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो रैलियों का भरोसा है, तमाम तरह का भरोसा है, वो दिखा रहा है कि भाजपा को अभी भी डर है कि ऐसा ना हो कि जो बदलाव सा लोगों के मतलब जो चुनाव को नीरसता है, एक उत्साह का वातावरण नहीं है। एक टाइम था कि बड़ी इन रैलियों में जो स्वस्फूर्त लोग जाते थे, अब बसों का इंतज़ाम करना पड़ रहा है, लोगों को भर भर के लाना पड़ रहा है, वो चेंज है। और अगर इस प्रकार का कुछ देखने को मिला तो मुझे लगता है कि जो पिछला जो इतिहास है कि 2014 में भी बीजेपी को दिया, 19 में भी दिया, तो अगर लोगों को लगेगा कि उस अनुरूप काम नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ चेंज आ सकता है। चेंज आ सकता है, यानी कि कांग्रेस ही है, दूसरा कांग्रेस ला सकती है कुछ सीटें। निश्चित रूप से अभी भी जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस ही है, जो सबसे बड़ी दूसरी ताकत है वो कांग्रेस ही है। और वो इसलिए है कि उनके अधिकांश लोग बीजेपी वाले खुद तो कह रहे हैं कि हमने 15,000 कार्यकर्ता उनको लेकर आ गए। तो आप किसी पार्टी के 15,000 कार्यकर्ताओं को अपने दफ्तर में ले आए तो अपनी पार्टी के जो 15,000 वहाँ बैठे उन्हें आप कहाँ बैठाओगे, वो बड़े सवाल हैं। तो ताकत इस बात की नहीं कि अपनी लोकप्रियता का कोई बात नहीं है, कोई मेरिट के आधार पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, बल्कि एक हवा खड़ा करा जा रहा है। और असल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इतनी बड़ी रैलियां कर रहा है, जो बातें कर रहा है, इनके यहाँ से चाहे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोई भी आ रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि भाई अग्निवीर योजना के नाम पर वोट दीजिए आप, और वो एक अच्छी योजना है। क्योंकि ये प्रदेश तो सीमांत प्रदेश है, हर परिवार का आदमी जो है वहाँ बॉर्डर पे खड़ा है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। वो चर्चा नहीं हो रही कि हमने आपसे वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र से लेके पूरे पहाड़ खाली हो रहे हैं। लगातार जो अगला डिलिमिटेशन होने वाला है उसमें संख्या और घटने वाली है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अभी तक का आंकड़ा क्या कहता है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग सिंबल देखते हैं या मोदी देखते हैं। कई जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ लोगों को पता ही नहीं होता है कौन चुनाव लड़ रहा है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि लोकसभा चुनाव होता है क्या है। लोगों को लगता है कि हर सीट पर मोदी लड़ रहा है। ये अशिक्षा तो है भी लोगों में। दरअसल जो लोगों की घेराबंदी की गई है कि 5 किलोवाट आपको तभी तक मिलेगा जब तक मोदी जी हैं, आपको जो है वो किसान सम्मान निधि के पैसे तभी तक मिलेंगे जब तक मोदी जी हैं। और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में तो ये भी प्रचारित किया गया कि भाई जो मनरेगा है वो भी इसीलिए चल रही है, हालांकि लोग जानते नहीं कि मनरेगा किसने शुरू करा था। ऐसी तमाम जो चीज़ें जो लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया, और उस बैठाने के पीछे एक बात ये भी कि इन लोगों ने पूरे मीडिया को ग्रैब कर लिया है। सारे अखबारों में आपको उनकी खबरें दिखाई दे रही है, जो टीवी चैनल है वहाँ उनकी खबरें हैं, और जो सरकारी सिस्टम है वो सब उनकी ग्रैब में है। तो जब ये सब वातावरण बनाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो यहाँ का मतदाता है ऐसा एक तरफा निर्णय करेगा। इसके लिए हमें अभी 5-7 दिन का जो और कैंपेन होने वाला है, जो अब सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसके बाद एक जो पिक्चर है वो सामने आएगी कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। भाजपा कांग्रेस जैसा आपने बताया है, और जनता जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझ भी रहे हैं। इस बीच क्या लोग निर्दलीय की तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि बॉबी पंवार जैसा या उमेश कुमार जैसा नाम उभर के आए हैं, और ऐसा नहीं है कि जीते भी हैं। जैसे उमेश कुमार खुद जीते हैं, उसमें बॉबी पंवार आज देख लिए कि अपना भी लोग आ रहे हैं, लोग पैसा भी डाल रहे हैं जब उन्होंने अपील करी है। ये बहुत डिफरेंट बात आपने दो बताई है। जो बॉबी पंवार का जो कैरेक्टर है और उमेश कुमार का है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। बॉबी पंवार इस प्रदेश की आशा और उम्मीद है। उस लड़के ने लाठी किसके लिए खाई, उसको जेल किस अपराध में डाला गया, उसके ऊपर मुकदमे किस कारण है कि वो इस प्रदेश के बेरोजगारों के युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा था? कि किसी के बच्चे का पेपर लीक हो रहा है,
उसकी 12-15 साल की सारी तपस्या भंग हो जा रही। ये जो हमारे सारे जो नीति नियंता हैं, उनके बच्चों का भविष्य किसी के लिए अच्छा हो इसलिए वो लड़ रहा है। और आज जो सरकार कहती है कि वो नकल विरोधी कानून लाए, तो उसके पीछे उसके मूल में वही बालक है कि उसने जो उसको जो इन्होंने जो है डंडे मारकर जेल डाला, इसीलिए तो आज आशा उम्मीद की किरण वो बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जो वहाँ पर जड़वत व्यवस्था हो गई है टिहरी लोकसभा में, वहाँ के लोगों ने भी देखा कि 12 साल से महारानी राज्यलक्ष्मी साहब वहाँ बैठी हुई हैं। उससे पहले 8 बार उनके ससुर वहाँ पर थे। उससे पहले ससुर की जो माँ थी वो भी सांसद थी। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो इसलिए वहाँ लोगों को थोड़ा आशा उम्मीद लग रही कि बॉबी पंवार कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि आपको पता ही है कि धनबल का चुनाव है, एक गरीब परिवार का लड़का है, माँ बेचारी आंगनबाड़ी में कार्य करता है, मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये जो भी कमाती होंगी, एक धनबल की सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरा ये है कि जो लोगों को पता नहीं है, जैसे मैंने बताया कि उनको यही नहीं पता है कि लोकसभा चुनाव क्या होते हैं, सांसद क्या होता है, उनको केवल एक पता है कि मोदी जी हैं या फिर दूसरी पार्टी है, बस खाली। और तीसरा यह है कि जो उनके सामने और चेहरे हैं जो भाजपा से कांग्रेस में गए हैं, सॉरी कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, वो तो खैर गए नहीं हैं भाजपा से कांग्रेस में, तो ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि हर बूथ पे लोग चाहिए होते हैं। चलिए एक अच्छा चेहरा, इस सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे, या आपको क्या लग रहा है कि इन चीज़ों से पार पा पाएगा बॉबी पंवार? कई मतलब इस बीच हमारी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जिन लोगों ने इस प्रदेश के भीतर 4-4, 5 बार जो है विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, वो जीते भी हैं और कई बार हारे भी हैं। तो उन लोगों से बात करते हुए बॉबी पंवार के बारे में उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति का नाम जनता की जुबान पर चढ़ जाता है तो धनबल वहाँ फीका पड़ जाता है। ये उन लोगों के अनुभव हैं जो उत्तराखंड की विधानसभा में चुनकर कई बार आए, इसलिए वो बॉबी पंवार की चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल आपने धनबल की बात करी, जो उमेश कुमार के सवाल थे, तो उमेश कुमार का खानपुर का विधायक बनना, आप देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में बना, क्या हुआ। उमेश कुमार के आज भी जो दल बदल के कारण जो विधानसभा की सदस्यता चली जानी चाहिए थी, वो आज तक इसलिए नहीं की कि रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर निर्णय नहीं लिया है। जिस दल बदल के कारण जो है प्रीतम पंवार की विधायकी गई, राम सिंह कैड़ा की विधायकी गई, राजकुमार की विधायकी गई, आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने उमेश कुमार के विषय में निर्णय नहीं लिया। दूसरी बात, आपने कुछ दिन पहले एक और खबर आप कर रहे थे कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन एक FIR लेकर आए। उन्होंने कहा भाई इस आदमी के ऊपर जो है 376 का मुकदमा चल रहा है, रेप की धारा इम्पोज है, और उन्होंने 2022 के घोषणा पत्र में उसको नहीं वो बताया। 2024 में जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी उन्होंने नहीं बताया कि उनके ऊपर दिल्ली में रेप का मुकदमा चल रहा है। लेकिन असल बात क्या है कि उनके स्टिंग की ताकत, उनकी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो साँठ-गाँठ है, उसी का तो परिणाम है कि जिन लोगों के पास वो FIR की कॉपी थी, वो FIR की कॉपी वो चुनाव आयोग में नहीं देने गए। अगर वो देते तो उमेश कुमार का नामांकन रद्द हो जाता। ये जो अदावत है इन लोगों के बीच में, ये बेहद खतरनाक है, और ये तब तक मतलब इस प्रदेश के लिए सुखद नहीं मानी जा सकती है कि एक व्यक्ति की CD बाजार में आ रही है तो उसको बताया जा रहा है ये डी फेक वीडियो है, वही व्यक्ति दूसरों को स्टिंग करता है तो उसके करेगा वो स्टिंग जो ओरिजिनल है। इस प्रदेश ने इन 22-24 सालों में क्या खोया और क्या पाया, ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप एक आदमी को चौराहे पर गाली दे रहे हैं कि उसके बारे में आपके पास सबूत हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आपने वो FIR की कॉपी जो है चुनाव आयोग को नहीं दी वहाँ पर, नहीं तो नामांकन रद्द हो जाता। तो ये जो आपने एग्जाम्पल बताया कि क्या निर्दलीय लोग जीत सकते हैं, फलाना जीत सकते हैं, इस प्रदेश देवभूमि है, इस देवभूमि में इस प्रकार की व्यवस्था अगर आ गई तो वो बेहद घातक होगी। और मुझे लगता है कि ये तो 2024 जो है ट्रायल है, आगे 2027 में ऐसे लोग क्या करेंगे ये आप देखें, असल जो देखने वाली बात होगी। अच्छा, टिहरी में मेरा ज़्यादातर फोकस है कि एक तरफ रानी है, एक तरफ जोत सिंह गुनसेला है जो अचानक से आ गए, शायद से कभी जो पुराने लोग हैं उन्होंने उनका नाम सुना हुआ होगा लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे इस बीच, और एक तरफ बॉबी पंवार है। क्या लग रहा है आपका विश्लेषण? आप तो कह रहे हैं वैसे 4-5 दिन का और टाइम दीजिएगा, बॉबी पंवार सीट निकाल पा रहा है वहाँ से कि इस बार भी फिर रानी के सर में ताज सजेगा? जो राज्यलक्ष्मी शाह हैं उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? उनकी एंट्री हुई विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को 2 बार हराकर। आज साकेत बहुगुणा कहाँ हैं और विजय बहुगुणा कहाँ हैं? वो दोनों एक हो गए। मतलब जो लोग 2012 के उपचुनाव में एक दूसरे के दुश्मन थे, वो 2014 के चुनाव में भी दुश्मन थे, लेकिन जब 19 का समय आया तो एक हो गए। तो विजय बहुगुणा अपने साथ जिन जिन लोगों को ले गए, जिन साधनों को, संसाधनों को, जो उन्होंने वहाँ कांग्रेस में रहते अपनी ताकत बढ़ाई, वो सारी कहाँ जाकर मिल गई? भारतीय जनता पार्टी में। तो जो विरोध करने वाले थे, हमने तो विजय बहुगुणा का भाषण सुना था उस चुनाव में जब पहली बार महारानी के खिलाफ उनका बेटा लड़ा। उन्होंने कहा ये मोम की गुड़िया है, बहुत ही अमर्यादित बयान।
मोम की गुड़िया जब उन्हें कहा तो भाजपा के लोगों ने उनको कहा ये तो इलाहाबाद का आदमी है, ये पूर्विया है, इसको हिंदी नहीं आती है। और भगत सिंह कोश्यारी ने तो एक लाइन और आगे बताई, हिंदी तो राज्य रक्षा में साहब को भी नहीं आती है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विजय बहुगुणा का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा कि क्या ये हेमंत नंदन बहुगुणा के बेटे हैं। वही भगत सिंह कोश्यारी विजय बहुगुणा को ज्वाइन करा देते हैं। तो जो लोग कल तक ये बातें कह रहे थे, इतनी गंभीर बातें, इतनी मतलब सीमा पार करने वाली बातें, मतलब आप कहते हैं कि कमर से नीचे ऐसे वार भी नहीं किया जा सकते, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। भगत सिंह कोश्यारी वहीं आ गए, विजय बहुगुणा वहाँ आ गए, माला राज्य लक्ष्मी से आ गए। तो ताकत कहाँ, एकजुट हो गई ना, एक साइड आ गए। पैसा उनके पास है, बॉबी पवार के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है मुझे मालूम। और यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर जा रहा है उत्तरकाशी वोट मांगने के लिए, जेपी नड्डा विकास नगर जा रहे हैं, ये पुष्कर सिंह धामी हर 14 विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं। तो जो इतनी बड़ी संख्या में धन बल है इन लोगों के पास, जो साधन है, संसाधन है, उनमें से अभी जो बॉबी पवार है 19 है। लेकिन जो जन भावनाएं हैं, और जो मैंने पहले कहा कि जो लोगों के अनुभव कहते हैं कि अगर ऐसे किसी जो प्रत्याशी का जो नाम है मतदाता की जुबान पर चढ़ जाए तो हो सकता है कि जो सारी ताकतें जो है निष्फल हो जाए। तो अभी 50-50 का मामला लग रहा है आपको कि किसी भी तरफ जा सकता है? साधन संसाधन वर्सेस जन भावना का चुनाव भी कह सकते हैं इसको। ये कई बार ऐसा हुआ है, और वो वही तो चुनाव है जो गणेश गोदियाल आज वहाँ पर लड़ रहे हैं। गणेश गोदियाल भी वही तो कह रहे हैं कि भाई केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार जो है मुझे जीतने नहीं देना चाहती, लेकिन यहाँ की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। तो हो सकता है कि अगर उस बालक के प्रति वहाँ लोगों ने जो अगर समझा हो, और जो कई हद तक दिखाई भी दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी संख्या मन में देखिए उनके रैलियों में महिलाएं आ रही हैं, यूथ आ रहा है, जो सीनियर लोग हैं वो आ रहे हैं, और वो जिस क्षेत्र से निकल कर आते हैं उस क्षेत्र में अभी एक ऐसा अवसर है कि न मुन्ना सिंह वहाँ फील्ड में है, न जो है प्रीतम सिंह है। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई ऐसी लहर उठे, जो लहर जो है चक्रौता से होते हुए पुरोला और यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए प्रतापनगर से टिहरी होते हुए और आपको जो है वापस धनौल्टी के रास्ते रायपुर और देहरादून की बेल्ट में दिखाई दिए। टिहरी से थोड़ा नीचे आते हैं, हरिद्वार की तरफ धर्मनगरी कहा जाता है। अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहाँ से टिकट मिल दिया जाता है, जो सक्रिय नहीं थे बिल्कुल भी, और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अचानक से खुद कई बार बयान आया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का कि मुझे ही नहीं पता कि मुझे मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया गया। इसके बाद तमाम बयान उनके वायरल हुए, उनके तरह तरह के नाम भी रखे गए, और आपको पता ही है किस तरीके के सीएम का कार्यकाल रहा था उनका। वहाँ पर क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? एक तरफ उमेश कुमार, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीसरी तरफ हरीश रावत के बेटे। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद आपको सबसे पहले ये नोटिस करना पड़ेगा कि खानपुर विधानसभा में उमेश कुमार कौन सी पोजीशन में आने वाले हैं। वो व्यक्ति जो अपने को बहुत बड़े वहाँ के भामाशाह बता रहे हैं, बड़े बड़े स्टार को लेकर आ रहे हैं, अपने पैसे की ताकत से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, पैसा सरेआम दिख रहा है कि सिर्फ पैसे की ताकत है। मतलब इलेक्शन शुरू होने से पहले ही कई करोड़ रुपए के विज्ञापन फुल पेज अखबारों में आपने देखा। एक तरफ वो है, दूसरा जो उस सीट पर है अभी भी कांग्रेस पार्टी के 5 MLA वहाँ पर हैं। तो कांग्रेस इतनी बुरी हालत में वहाँ नहीं है, जैसे हम ये मानते हैं कि पौड़ी में उनका एक भी विधायक नहीं है, टिहरी में 2 विधायक हैं, उधर कुमाऊं की 2 सीटों पर भी छुटपुट है। लेकिन हरिद्वार जो लोकसभा है वहाँ पर कांग्रेस के 5 MLA आज की तारीख में भी हैं। हरीश रावत के खुद न लड़ने से वहाँ भले जो लड़ाई कमज़ोर दिख रही हो, लेकिन वहाँ का जो मिजाज है चुनाव का, और जो बदलते परिदृश्य में आप लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में जो वातावरण धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मज़ार के नाम पर जो सब यहाँ पर लोगों ने देखा, वो वहाँ का मतदाता भी महसूस कर रहा होगा। और इस हरिद्वार लोकसभा में जो सबसे निर्णायक होगा वो आपका जो देहरादून जिला है, उसमें देहरादून जिले की जो धर्मपुर है हुई, जो डोईवाला, जो ऋषिकेश, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे महत्वपूर्ण होंगी। और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का जो अभी भी लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि हरिद्वार जनपद में कांग्रेस अभी डिफीट नहीं हो पा रही है। मतलब उस हरिद्वार जनपद में कांग्रेस का प्रत्याशी ऊपर रहने की उनकी ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। लेकिन उनको भी डर इस बात का है कि जब वो यहाँ के बक्से खोलेंगे ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर के, तब वो उस जो मार्जिन होगा उसे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि जो बीएसपी ने वहाँ एक मोमडन कैंडिडेट उठाया है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लेकिन जो पूरे देश का परिदृश्य है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मोमडन जो वोटर है वो डिवाइड होगा। वो कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश मुसलमान के जो मतदाता है उसकी ये कोशिश रहेगी कि भाजपा को कौन हरा रहा है, इस दिशा में वो पोल कर सकते हैं।
तो आपका कहने का अगर मैं सार समझूं तो पहले नंबर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे नंबर पे फाइट रहने वाली है, दूसरे नंबर पे आपके कांग्रेस और तीसरे नंबर पे उमेश कुमार हो सकता है। हो सकता है कि उमेश कुमार चौथे नंबर पर जाए, क्योंकि बीएसपी वहाँ जितनी बार चुनाव लड़ी है, बीएसपी के वोटर को पिछली बार भी 2.25 लाख वोट पड़ा, और उमेश कुमार तो पहले बीएसपी के पास ही जा रहे थे टिकट मांगने के लिए, उससे पहले वो कांग्रेस के पास भी टिकट मांगने गए थे। और वो एक और मज़ेदार किस्सा देखो कि जब वोट देने की नौबत आ रही तो भाजपा वालों को दे रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और जब पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात आ रही तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, टिकट मांगने कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। फिर उनकी बीवी ने जो है बीएसपी ज्वाइन करी, तो उनको मालूम है कि उस पूरे लोकसभा क्षेत्र के भीतर बसपा का एक बहुत बड़ा कैडर है, और उस कैडर के भरोसे वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो बहुत कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं है। अब पौड़ी की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं, पौड़ी गढ़वाल की तरफ। वहाँ पर गणेश गोदियाल एक खांटी नेता है, हमेशा हमने देखा है कि अपनी विधानसभा और जिन्होंने राज क्षेत्र में काम किया है वो अतुलनीय। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ज़्यादा मार्जिन से भी नहीं हारे थे, लोग दिखते हैं उनके साथ। अब वहाँ क्या लग रहा है, अचानक से पैराशूट कैंडिडेट अनिल बलूनी को आगे, इससे पहले जो तीरथ सिंह रावत वहाँ से थे उन्हें हटा दिया गया, वहाँ क्या फैक्टर रहने वाला है? वहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि उस सीट पर बहुत बड़ा फैक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थकों का कहना है कि रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट इसलिए कटा क्योंकि बलूनी को जो है पौड़ी से टिकट दे दिया। उस टिकट के कटने से जातीय समीकरण गड़बड़ा गए। वहाँ ब्राह्मण को देते तो यहाँ ब्राह्मण को नहीं दे सकते थे, यहाँ राजपूत कैंडिडेट उतार दिया गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने वहाँ 1991 से लगातार राजनीति करी है, उनका आज भी वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर उनके सपोर्टर्स में और उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके बीच ये मैसेज होगा कि भाई बलूनी के कारण हमारे आदमी का जो है टिकट कटा, तो वो एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जहाँ तक उनकी बात आपने करी गणेश गोदियाल की, गणेश गोदियाल ने इस चुनाव में पूरे देश में एक बड़ा नाम कमाया है। और जिस दौर में आपने देखा मनीष खंडूड़ी भाग गए, टिहरी से आपके प्रीतम सिंह भाग गए, यशपाल आर्य भाग गए, हरीश रावत भाग गए, इन सब के भागम भाग के बीच जब गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो आज की तारीख में तो आप देख रहे हैं अगर किसी को नोटिस आ रहा तो दूसरे दिन भाजपा में शामिल होने जा रहा। तो उस व्यक्ति ने भाजपा में शामिल होने के बजाय जिस प्रखरता के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आने वाले समय में एक बड़ी नज़ीर भी बन सकता है लोगों को सीखने के लिए। और जिस अंदाज में बहुत सारे लोग जेलों में डाले गए हैं, जेल से आने के बाद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जेल कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कि आप किसी को जेल डालोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो एक इस प्रकार का वातावरण है कि लोग डर के मारे उन पार्टी में जा रहे हैं, और अब तो वहाँ से बयान भी आ रहे हैं, बाकायदा अमित शाह का बयान आया कि दूसरी पार्टी से यहाँ आने वाले ये ना सोचे कि हम उन्हें कुछ देने वाले हैं, जो डर कर यहाँ भाग के आ रहे हैं। ये बयान उनका था, मध्य प्रदेश में ये शायद या राजस्थान में कहीं था। तो ये जो बदली परिस्थितियों में गणेश गोदियाल ने अपने लिए स्पेस खड़ा किया है, वो सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में सब जगह वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ये दूसरी बात है कि जो मीडिया है या गोदी मीडिया है, जो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं जो सरकार के साथ मिला हुआ है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या दिखाएं कि ताकि जो उनको कमतर दिखाया जाए। पौड़ी विधानसभा में एक फैक्टर अंकिता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पौड़ी की भी बच्ची थी, और मैंने देखा है कि जो गणेश गोदियाल जी थे अंकिता के मामले में काफ़ी तत्पर भी थे और काफ़ी लोगों के उस समय बीच में भी जाते थे, हमने उनकी रैलियाँ वगैरह भी देखी है। लेकिन इसी बीच आशुतोष नेगी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनाव कह रहा हूँ मैं, जो उनका केस मुकदमा जो लड़ रहे हैं, वो भी मैदान में उठ गए हैं यूकेडी से। कुछ फ़र्क पड़ेगा इस सब चीज़ों से भी? उनके बारे में ये बताया जाता है कि गणेश गोदियाल सुप्रीम कोर्ट से एक वकील को लेकर आए, जिन्होंने देश में बड़े बड़े मुकदमे इस प्रकार के लड़े, बेटियों को न्याय दिलाने वाले, और उन्होंने सिर्फ उस परिवार से एक ऑथराइजेशन लेटर मांगा कि अंकिता के माँ बाप लिख के दे दे कि हमारी ओर से ये वकील जो है चुनाव लड़ेंगे, और बहुत मजबूती से लड़ने वाले थे। तो सेम टाइम ये बताया जाता है कि जब गणेश गोदियाल इस प्रकार की पैरवी कर रहे थे, तो ऐसा देखने को मिला कि आशुतोष नेगी ने उस परिवार को मिसगाइड किया। ये बड़ी संख्या में उस पौड़ी लोकसभा के लोग कहते हैं। हमने बहुत लोगों से बात की, और उस दौरान भी हमने उनसे बात की कि भाई आप उस वकील को क्यों भगा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ इनजस्टिस हुआ है। लेकिन आज उनकी माँ तो आशुतोष नेगी के साथ ही हैं। जब भी आप जो भ्रमण कर रहे हैं तो आशुतोष नेगी के साथ अंकिता की माँ भी नज़र आ रही है वहाँ पर। अब वहाँ 12-14 लाख वोट हैं, 12-14 लाख वोट में से जो है 10 लाख वोट पड़ गया।
अगर इन लोगों को वोट नहीं पड़ा, आशुतोष नेगी को वोट नहीं पड़ा, तो क्या वो रेफरेंडम मानेंगे? या वो मानेंगे कि उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उस परिवार से अपने को किनारे कर लिया? क्या बोलेंगे उस दिन? ये चुनाव लड़ना एक बहुत मतलब मुझे लगता है कि किसी बेटी की लाश पर राजनीति करने जैसा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है कि आप अगर उसकी माँ को जगह जगह लाकर घुमा रहे हैं, जगह जगह जाकर वो रो रही है, हमें उसको, मेरा दिल फट जाता है उसको देख के। मतलब उस माँ के हाथ में अपनी बेटी की फ़ोटो रखी हुई और वो जगह जगह जाकर उसको खड़ा किया जा रहा है कि भाई आप ये कैंडिडेट हैं यहाँ पर। मैं उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। किसी की बेटी को भी इस प्रकार का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। और ये उसके माँ बाप को लिए मैं ये सही नहीं मान सकता कि आज वो उस विषय को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील को घर से क्यों भगा दिया और आप वहाँ रेफरेंडम करा रहे हैं। क्या उस रेफरेंडम से उस बेटी को न्याय मिलेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में लोग, किसी की मदद करने कौन जाएगा? वोट में कन्वर्ट हो सकते हैं ये सब चीज़ें, जो ये सब चीज़ हो रही है। मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में आशुतोष भाई को वोट नहीं पड़ने वाला। वो जिस गलत फहमी में उनकी माँ को लेकर घूम रहे हैं या उनकी माँ वहाँ घूम रही है, जो भी बात है, वो वहाँ का जो मतदाता है वो समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है ये सब। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने गणेश गोदियाल को फ्रंट पे लड़ते हुए देखा, तो उनको तो दिखाई देगा ना कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, इस सरकार से, शासन से कौन टक्कर ले रहा है। तो वो जो लड़ाई है ऐसे में कमज़ोर हो जाती है। और जब आप किसी बड़े मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको ये छोटे काम नहीं करने पड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा कुमाऊं की तरफ भी बढ़ते हैं। यशपाल आर्य एक बहुत अच्छा नाम है नैनीताल हल्द्वानी में देखा जाए तो। यशपाल आर्य नैनीताल से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिला। सुनने में आया था कि उनको कह रहे थे कि अल्मोड़ा साहब लड़िएगा। एक नया चेहरा जो नैनीताल से वहाँ पर है, ज़्यादा हमने नाम नहीं सुना है उनका। हो सकता है कुमाऊं नैनीताल में नाम वगैरह हो। वहाँ के क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं आपको नैनीताल से? हाँ, यशपाल आर्य के बारे में नैनीताल से टिकट मांगना ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से दौरान से लेकर उत्तराखंड तक 7-8 बार विधायक हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, बीजेपी कांग्रेस की सरकारों में मिनिस्टर हो गए और हमेशा रिजर्व सीट से चुनाव लड़े हैं, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब वो जनरल सीट से टिकट मांग रहे हैं? क्या उस पार्टी ने कभी कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है कि रिजर्व जो समुदाय का उनका व्यक्ति है उसको जो है जनरल सीट से लड़ा देंगे? मुझे लगता है कि यशपाल आर्य किसी प्रेशर में थे। अदरवाइज यशपाल आर्य अगर वहाँ नैनीताल की जिद करने की बजाय अगर वो अल्मोड़ा सीट पर चुनाव लड़ रहे होते तो आज की तारीख में अजय टमटा को वहाँ जीत के लाले पड़ जाते हैं। यशपाल आर्य जिस प्रकार का दलित चेहरा थे और उत्तर प्रदेश के समय से लगातार राजनीति कर रहे हैं, आज भी वो लीडर अपोजिशन है, मतलब उनको कहीं कमतर नहीं मान सकते आप। उनका नैनीताल सीट पर अड़ना और अल्मोड़ा सीट से भागना, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है और दोनों सीटों के जो समीकरण हैं वो ही गड़बड़ाए हैं। जो प्रकाश जोशी का आपने सवाल पूछा, तो प्रकाश जोशी विधानसभा चुनाव इस प्रदेश में पहले लड़े हैं और वो केंद्र स्तर पे जो राजनीति है उसको कांग्रेस की उसमें वो काम करते हैं। ये लोकसभा उनका पहला चुनाव है और वो भी यही पूछ रहे हैं या उनको शायद ध्यान है नहीं है कि जो वहाँ पर 5 साल तक अभी आपने मिनिस्टर देखे अजय भट्ट भारत सरकार में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री थे। इस प्रदेश के लोग कोई नहीं पूछ रहा है कि भट्ट जी आप जब रक्षा राज्य मंत्री थे तो अग्निवीर योजना कैसे यहाँ गई? वो अग्निवीर योजना इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। इतनी घातक योजना लॉन्च कैसे हो गई? और जब आप पर्यटन राज्य मंत्री थे तो आप बताइए कि आपने कौन से 2 काम किए जिससे इस प्रदेश को भला हुआ? आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि जो अजय टमटा अल्मोड़ा सीट से लड़ रहे हैं कि वो मोदी सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री थे। उन्हीं से पूछ लीजिए कि जब आप मंत्री थे तो आप ही बता दीजिए आपने 5 कौन से काम किए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने चुनाव लड़ रहे हैं ये कहीं नहीं कह रहे आप हमें वोट दीजिए या कोई नहीं कह रहे कि हमने कोई काम किया है। मैं तो एक बयान भी देख रहा था उनका, अजय भट्ट जी का, वो कह रहे थे कि मेरी गलती की सज़ा मोदी जी को मत देना। ये देखिए यही असल खेल है। मतलब वो अपनी गलती उस मोदी के सर पे मारने का मतलब वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है इसलिए वोट आप मोदी के नाम पे दीजिए। और आप जब तक मोदी के नाम पे ऐसा खेल करते रहेंगे तो मोदी जी तो किसी का भला यहाँ करने वाले नहीं। मजबूत कौन दिख रहा है? घुमा फिरा के वही सवाल है, लास्ट में जीतेगा कौन? जो जीता वही सिकंदर। प्रदीप जोशी का आपने जिक्र किया और जो अजय भट्ट का, मजबूत कौन है इस समय? प्रकाश जोशी भी कोई बहुत कमज़ोर कैंडिडेट वहाँ नहीं है। वहाँ तराई की राजनीति में बड़ी संख्या में किसान हैं, उस सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं, उस सीट पर बड़ी संख्या में सिख भी हैं और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस उस लोकसभा के भीतर है कि आप उसको बहुत इजी भी नहीं मान सकते। और अगर जो
आज अजय भट्ट को अगर ये कहने की नौबत आ गई कि मेरी गलती की सज़ा मोदी जी को मत देना, तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि ज़मीन खिसक सकती है। तो उस सीट पर भी, और जिस प्रकार अभी मोदी जी की वहाँ रैली हुई और भी नेताओं की होगी, तो वहाँ भी जो हम अभी इसके बाद 2-4-6 दिन बाद बैठेंगे, उसके बाद पिक्चर कुछ और क्लियर होगी, मुझे ऐसा लगता है। अल्मोड़ा सीट पर टमटा वर्सेस टमटा, ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं भाजपा कांग्रेस के पास। अब जब देखो तो टमटा वर्सेस टमटा, कौन सा टमटा भारी पड़ेगा इस बार, भाजपा वाला टमटा कि कांग्रेस वाला टमटा? कांग्रेस ने तो उस सीट को उसी दिन जो है कमज़ोर कर दिया ना, जब यशपाल आर्य वहाँ से भाग गए थे। जो मनीष खंडूड़ी भागे तो उसका नुकसान आज जो है गणेश गोदियाल भुगत रहे हैं। जो प्रीतम सिंह भागे उसका जो है खामियाजा आज जोत सिंह गुनसोला भुगत रहे हैं। जो हरीश रावत भागे उनका नुकसान उनका बेटा भुगत रहा है। तो इनकी जो भागने का जो नुकसान है, फाइनली जब इतिहास में 2024 का चुनाव गिना जाएगा तो ये भी गिना जाएगा कि जब कांग्रेस ने नए लोगों को मैदान में उतारा तो आखिरकार वो भागने वाले लोग कौन थे और उन भागने वाले लोगों को क्या हासिल हुआ। तो इन भागम भाग के कारण निश्चित रूप से जो कांग्रेस जो है कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन जो आम जनमानस है वो फाइनली उसको उसके मन में चुनाव के वोट डालते वक्त क्या क्या बातें होंगी। क्या वो अजय टमटा से सवाल पूछ पाएंगे कि भाई टमटा जी आप 10 साल सांसद हो गए, भारत सरकार में मंत्री हो गए, उत्तराखंड सरकार में 2-2 बार मंत्री हो गए, विधायक हो गए, तो कुछ ज़रा बताइए डिलीवरी क्या है। तो जब तक जो मतदाता है इस प्रकार के भाव के साथ में वोट करने नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बरगलाकर आज इस लहर में कस उस लहर के नाम पर वोटें मांगे जाएंगे और उससे फाइनली जो है मतदाता का नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग निचोड़ निकालना चाह रहे थे कि हर सीट में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग बातें तो कह रहे हैं लेकिन तर्क कोई नहीं दे पा रहा। तो आज हमने काफ़ी लंबा विश्लेषण भी किया कि किस सीट पर कौन भारी रहने वाला है और क्यों भारी रहने वाला है। हालांकि चर्चा तो हर जगह है कि निर्दलीय जीतेंगे, कांग्रेस के जीतेंगे कि भाजपा के जीतेंगे। हालांकि गजेंद्र भाई ने स्पष्ट नहीं बताया कि कौन जीतने वाला है, खाली समीकरणों के आधार पर बताया है कि कहां पर क्या कुछ भारी रहने वाला है, क्या कुछ कमी रहने वाली है। फिलहाल जो 19 अप्रैल है वही तय करेगा, जब बक्सा पैक हो जाएगा कि आखिर किसके भाग्य में क्या कुछ है, वही तय करेगा कि आखिर किसके सर में ताज सजेगा। लेकिन इस बीच जिस प्रकार की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, जिस प्रकार कांग्रेस से टूट टूट कर भाजपा में जा रहे हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक जो हैं रातों रात बदल जा रहे हैं, तो अब आम मतदाता को जरूर सोचना होगा कि ये राजनीति क्या कुछ होने वाली है, आगे कौन जीतने वाला है और इस राजनीति का उत्तराखंड के भविष्य पर और आपके भविष्य पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।